हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम अपने चैप्टर को लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। और हमारा आज का टॉपिक है रक्त वाहिनियां। हम लोग ने 3 बातों को देख रहा था कि क्या सब कैसे कैसे। तो उसमें हम बताए थे कि 3 चीज आवश्यकता होती है किसी भी पदार्थ के परिवहन के लिए। तो सबसे पहला बताए थे कि एक भेजने वाला चाहिए, एक जाने वाला चाहिए और एक जाने वाला जो जाएगा जिस रास्ते से उसके बारे में। तो हमने भेजने वाले यानी हृदय के बारे में पढ़ा दिया और ब्लड के भी बारे में पढ़ा दिए कि जो लेके जाता है, तो लेके जा रहा था ब्लड, रक्त। तो रक्त की भी बात हम लोग कर चुके हैं। तो जिस रास्ते से होकर जाता है तो उसको भी पढ़ना थोड़ा जरूरी है। कुछ खास नहीं था लेकिन थोड़े से ही टॉपिक के तौर पे इसको हम भी समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वो जिस रास्ते से होकर जाता है, कौन? रक्त। तो उसी का नाम हमने क्या बताया था? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां को ही रक्त नलिका भी कहते हैं। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कौन सा है? रक्त वाहिनियां। ये हमारा परिवहन चैप्टर का ही है। तो रक्त के परिसंचरण मतलब ये बताए थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो परिसंचरण के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। यानी रक्त वाहिनियां यानी रास्ता जो हम बताए थे कि रक्त जिधर से जाएगी वो भी कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का नाम लिखा हुआ है। धमनियां, रक्त केशिकाएं और शिराएं। नाम से आप लोग परिचित पहले से ही होंगे, बस समझने की देरी है। धमनियां, रक्त केशिकाएं और शिराएं। तो सबसे पहला क्या है? धमनियां। ये क्या होती है? धमनियां कहिए या रक्त केशिकाएं कहिए या शिरा कहिए, ये सब के सब रक्त वाहिनियां है। तो नाम में है रक्त वाहिनियां, यानी वाहिनियां मतलब होती है नलियां। तो जिस किसी से भी रक्त जाएगी वो सभी वाहिनियां है। तो ये तीनों की तीनों वाहिनियां है। तो वाजिब सी बात है कि रक्त की वाहिनियां है तो तीनों से कौन गुजरेगा? रक्त गुजरेगा। और रक्त अपने साथ बहुत सारे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है। लेकिन जब तीनों का प्रकार बांट दिया गया कि तीनों अलग अलग है तो तीनों का काम थोड़ा सा भी तो अलग अलग होगा। काम तो यही है कि रक्त को ले जाएगा, लेकिन किस किस रक्त को कैसे कैसे पदार्थ को ले जाएगा वो काम अलग होगा, तभी तो इसे अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला क्या है? धमनियां। धमनियां क्या करती है? हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करने का काम करती है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धमनियां शुद्ध रक्त, यानी ये हमारे शरीर में क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को लेती है और पूरे शरीर को देती है। हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के कहाँ पहुंचाती है? पूरे शरीर में पहुंचाती है। यही मेन बात है, यही पूछा भी जाता है। धमनियां हमेशा हृदय से शुद्ध रक्त लेती है और कहाँ पहुंचाती है? पूरे शरीर में, शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करती है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या हुआ? शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिल चुका है और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं मिला होता है वो विऑक्सीजनित रक्त कहलाती है। इसका मतलब वह रक्त अशुद्ध है। शुद्ध कहने का मतलब हो गया कि उस रक्त में रक्त शामिल है। तो धमनियां क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय से लेती है, हृदय से ग्रहण करती है और पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को पहुंचाने का काम करती है। कौन? धमनियां। इसकी भित्ति मतलब आप समझिए दीवार। मान लीजिए कि ये क्या है? धमनी की नलियां है, धमनी की नलियां है। तो इसकी जो ये वाली दीवार आप देख रहे हैं साइड से, भित्ति, यही भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। ये भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। तो इसकी दीवार का वर्णन कर रहे हैं कि धमनियां की दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है। और अगर पाइप मोटी हो, आप लोग घर में भी पाइप पर देखते हैं, तो पाइप अगर 2 तरह का हो, एक पतला और एक मोटा, तो पतला वाला इससे पानी ज्यादा स्पीड में और ज्यादा मात्रा में जाएगा कि मोटे वाले से? तो सीधी सी बात है कि मोटे वाले पाइप से ज्यादा मात्रा में पानी जाएगा और ज्यादा स्पीड में जाएगा। उसी तरह से धमनियां की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, जिस वजह से इसमें रक्त का बहाव क्या होता है? तीव्र होता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्थान होता है। वो आराम से और काफी तीव्र गति से जाता है। इसका मतलब देखिए, ये शुद्ध रक्त को ले जा रहा था, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त को ले जाता है। कहाँ से? हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। दूसरी बात, इसकी भित्तियां मतलब आप दिमाग में रखिए कि दीवार, इसकी दीवारें कैसी होती है? बहुत मोटी होती है। साथ ही इसमें रक्त का बहाव कैसा होता है? काफी तीव्र होता है, तेज गति से इससे रक्त गुजरती है। और देखिए ये जो धमनियां है, ये धमनियां क्या करती है? हमारे शरीर में आगे जाकर के ये कई भागों में बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? धमनियां है। ये जब शरीर के अन्य भागों में पहुंचती है, अन्य अंगों में पहुंचती है, तो ये कई भागों में बढ़ जाती है। ये क्या होती है? कई सारे भागों में
बट जाती है। तो ये जब कई सारे भागों में बट जाएगी तो यहाँ पे देखिए मैंने अगला टॉपिक यही लिखा है कि बटकर धमनिकाएं बन जाती है। धमनियां शरीर में प्रवेश करती हुआ कई सारे भागों में बट जाती है। जैसे ये धमनी थी और ये धमनी आगे जाकर के कई सारे नलियों में बट जाएगी तो ये धमनिकाएं हो गई। इसका नाम क्या हो गया? धमनिकाएं। और ये धमनिकाएं भी आगे जाकर के काफी पतली पतली नलियों में बट जाएगी, काफी पतली पतली नलियों में बट जाएगी। तब उसका नाम क्या हो जाएगा? तब उसका नाम केशिकाओं हो जाएगा। तो यानी ये धमनी थी, धमनी मोटी थी और धमनी आगे जाकर के कई सारी शाखाओं में बट गई तो वो क्या कहलाया? वो तब जाकर के कहलाया धमनिकाएं। और धमनिकाएं भी आगे जाकर के कई सारी शाखाओं में पतली पतली शाखाओं में बट गई तब वो क्या कहलाया? तब वो केशिकाएं कहलाया। तो ये तीन चीज, लेकिन इन तीनों से ही क्या गुजर रहा है? इन तीनों से ही शुद्ध रक्त अभी गुजर रहा है। तो ये बट गया, ये भी हम लोग देख लिए। तो बस इतना ही था हमारा क्या? धमनी। लेकिन अब देखिए हम लोग जिस समाज में रहते हैं उसमें अपवाद नाम की तो चीज है ही। तो इस केस में भी अपवाद होता है। इस केस में भी क्या है? अपवाद है। यानी कि हमने बताया कि धमनियां हमेशा शुद्ध रक्त को हृदय से निकाल करके पूरे शरीर में पहुंचाती है, हृदय से निकाल करके पूरे शरीर में पहुंचाती है। लेकिन एक ऐसा भी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, यानी उसका टीम जो कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, वो हमेशा उसका उल्टा काम करेगा। तो कौन? तो उसके नाम से ही थोड़ा अलग सा आपको फील होगा। तो देखिए उसका नाम ही क्या है? फुफ्फुस धमनी। अगर धमनी से तो दिमाग में आ गया कि वो शुद्ध रक्त लेके जा रहा है। अगर आपके आगे उसके आगे में फुफ्फुस लग जाए तो दिमाग वही दोहरा लीजिएगा कि वो अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। तो एकमात्र धमनी में कौन सी धमनी? तो फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो किसको ले जाती है? अशुद्ध रक्त को ले जाती है, वो भी फेफड़े से हृदय में। वो कहां से कहां ले जाती है? फेफड़े से निकाल करके हृदय में ले जाती है। कौन? तो फुफ्फुस धमनी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। ये हमारा हो गया धमनी पढ़ लिए। अब हमारा है रक्त केशिकाएं। अभी जस्ट हमने बताया कि धमनियां बट गई थी धमनिकाओं में, और धमनिकाओं भी आगे जाकर के काफी महीन नलियाओं में बट गई थी जो क्या कहलाया था? केशिकाएं कहलाया था। यही है केशिकाएं। ये रक्त केशिकाएं पहले बोल दिए कि ये महीन कर जाता है। तो सीधी सी बात है कि ये जो नलिकाएं होती है काफी महीन होती है। हमने धमनी को सीधे से इतना मोटा बना दिया था, लेकिन ये मोटी नहीं होती, ये काफी महीन होती है। जब हम श्वसन चैप्टर पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि वायु कोशिका के चारों ओर रक्त केशिकाएं फैली होती है, यानी पतली पतली महीन पारगम्य होती है। यानी ये बहुत ज्यादा पतली होती है और पारगम्य होती है। पारगम करने का मतलब इससे पदार्थ आसानी से आर पार जा सकता है। तो इससे कौन कौन पदार्थ आसानी से आर पार जा सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आर पार जा सकता है, ऑक्सीजन भी जा आ सकता है। इसकी दीवार इतनी पतली होती है, पारगम्य होती है। साथ ही इससे जल की भी मात्रा आर पार हो जाती है और भोजन जो घुला हुआ है उस जल में वो भी पार होता है। और उत्सर्जी पदार्थ वही होता है जिसका शरीर में अब कोई काम नहीं है, अब उसे बाहर निकाला जाता है, वो हुआ उत्सर्जी पदार्थ। इसका मतलब फिर से कि इसकी कोशिकाएं क्या होती है? इसकी नलियां काफी पतली होती है। ये जल और उसमें घुले हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ जिसको त्याग किया जाएगा, और जल तो बोल ही दिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और सही जगह देख करके उसे किसी और जगहों पे त्याग दिया जाता है। तो ये भी देख लिए, महीन हुआ, ये भी बता दिए। और देखिए ये इसको तो हमने पहले इसको धमनियां बांटे थे, तब जाकर के सबसे अंतिम पतला वाला क्या बना था? केशिकाएं। अब ये भी बट गया। अब जब ये बट गया था तब जाके केशिकाएं हुआ और केशिका के बारे में पढ़े। अब जब यही केशिकाएं, यही पतली पतली केशिकाएं जब आपस में मिलती है, जब ये पतली पतली केशिकाएं आपस में क्या होती है? मिलती है, तो वो बनती है सिरिकाएं। क्या बनती है? सिरिकाएं। वो पतली पतली नलियां क्या बन गई? अब जुड़ने के बाद वो सिरिकाएं बन गई। और जब ये सिरिकाएं, अब देखिए ये सभी के सभी क्या है? केशिकाएं थी, और सभी केशिकाएं आकर के यहाँ मिल गई, तो अब यहाँ जो बना ये बन गया सिरिकाएं। और जब कई सारी सिरिकाएं आपस में मिलेगी तो वो बन जाएगी क्या? सीरा। तो ये हमारा बन गया क्या? सीरा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जब विभिन्न केशिकाएं आपस में जुड़ेगी तो वो बन जाएगा क्या? सिरिकाएं। और जब बहुत सारी सीराएं आपस में मिलेगी, सिरिकाएं मिलेगी, तब जाकर के बनेगा सीरा।
तो ये था हमारा रक्त केशिकाएं। अब आते हैं हम लोग सिराएं में। सिराएं क्या है? तो इधर के बारे में हमने क्या बताया? इधर के बारे में हम बताया कि ये शुद्ध लेके जा रहा था कौन? धमनी, और मात्र अपवाद था फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध को लेके जा रहा था। और इधर आ जाइए, जब ये शुद्ध लेके जा रहा है और इसको पढ़ा दिए, इसमें शुद्ध अशुद्ध का तो कुछ ऐसा हम बोले नहीं, सीधे हम पदार्थ की चर्चा किए हैं, तो इसका मतलब कोई न कोई ऐसा जरूर होगा जो अशुद्ध को भी ले जाता होगा। तो सिराएं ही एक ऐसी नलियां हैं जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब पहले ही बता चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन न मिला हुआ हो। तो सिराएं ऐसी नलियां होती है जो बिना ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को अपने अंदर से होकर गुजारती है। तो यह अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। इसकी दीवारें, इसकी भित्ति, इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? धमनी की अपेक्षा पतली होती है। बहुत ज्यादा पतली नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अत्यंत ही पतली होती है, महीन होती है। लेकिन इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा इससे थोड़ी क्या होती है? पतली होती है, और इससे और ज्यादा मोटी होती है। तो ये क्या होती है? पतली होती है। इसकी भित्तियां क्या होती है? पतली होती है। मान लीजिए ये मेरा क्या है? सिराएं है, तो ये मेरी धमनी होगी। मान लीजिए कि ये मेरा क्या है? धमनी है। तो इसकी मोटाई आप लोग देख रहे हैं, तो इससे हल्की सी क्या होती है? पतली होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिराएं। यानी धमनी की अपेक्षा, धमनी के अपेक्षा सिराएं क्या होती है? पतली होती है। और जब पतली होती है, जैसे हम इसमें बताया कि ये मोटी थी, तो इसमें बहाव क्या था? रक्त का तेज था, तेज गति से जा रही थी। और ये थोड़ी सी पतली है, तो इसमें रक्त का बहाव कैसा होगा? इसकी अपेक्षा क्या होगा? धीमा होगा। तो इसमें रक्त का बहाव कैसा होता है? अपेक्षाकृत। किसके अपेक्षाकृत? तो धमनी के अपेक्षाकृत क्या होता है? स्लोली होता है, धीमी होती है। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है कि हम फिर वही अपवाद वाली बात करेंगे कि अपवाद नाम की भी कोई चीज होती है। तो इसमें भी अपवाद है। जिस प्रकार से इसमें फुफ्फुस धमनी, जबकि धमनी शुद्ध रक्त को ले जा रही थी, तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ले जा रही थी, उसी प्रकार से सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती है। सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती है, तो फुफ्फुस सिराएं क्या करती है? शुद्ध रक्त को ले जाती है। यानी ये जो काम करेगा उसका उल्टा काम करेगा फुफ्फुस सिराएं। फुफ्फुस सिरा क्या करती है? शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। फेफड़े में जो शुद्ध रक्त है, उस शुद्ध रक्त को क्या करती है? हृदय में ले जा करके दे देती है, और हृदय बाद में उसको पंप कर देता है और वो शरीर में फैल जाता है। तो फुफ्फुस सिराएं क्या करती है? अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, जैसे इसमें सिराएं के बारे में हमने क्या बताया कि अशुद्ध रक्त वो कहाँ से कहाँ ले जाती है? वो अशुद्ध रक्त क्या करती है? पूरे शरीर से कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, और कहाँ को जाती है? वो फेफड़े में डालती है, ताकि वो क्या हो सके? शुद्ध हो सके। यानी अशुद्ध रक्त को वो लेके जाने आने का काम करती है। तो ये अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस सिराएं क्या करेगी? शुद्ध रक्त को लेके जाएगी। तो इस प्रकार से रक्त वाहिनियां 3 प्रकार के थे, तीनों का वर्णन आप लोगों ने देखा। और जिस तरह से हमने इसके बारे में बताया कि यह अशुद्ध रक्त को लेके जाता है, पतली होती है, बहाव धीमा होता है, तो इन दोनों का अंतर पूछा जाता है एग्जाम में 3 मार्क के लिए, कि धमनी और सिरा में अंतर बताए। तो आपको हमने ये जो अंतर बताया, इन दोनों के बारे में जो बताया, उसी को अंतर बना के लिख देना है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज क्लियर होता है। क्षमा चाहूँगी अपने सभी फ्रेंडों से कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा विलम्ब किया, क्योंकि मेरी स्वास्थ्य थोड़ी बिगड़ गई थी, जिस वजह से वीडियो में लेट हुआ। और अगला टॉपिक हमारा होगा ब्लड प्रेशर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू, टाटा।